हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए ताकि हम स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सीडीपी का जो सिलेबस है वो आपको बता दे बच्चा कि सीडीपी जो है ये आप रीड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। रीड के अलावा बाकी जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर बस राजस्थान वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं या सिर्फ रीट के लिए ही पढ़ सकते हैं। जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपकी पेडागोजी आती है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, तो उसमें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप ये कर सकते हैं क्लास। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी मैंने थ्योरेटिकल करवाए हैं, मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यूज भी उसके कुछ करवाए हैं, लेकिन अभी आपके 5-6 दिनों से प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं क्योंकि आपके लगभग में टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करवा दिए गए हैं, ठीक है। उनका थ्योरी प्लस एमसीक्यू हो चुका है। यहाँ पर बताएं आप, पहला प्रश्न है आज का आपका कि यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। यदि किसी शिक्षक को ये लगता है कि विद्यार्थी जो है, बच्चा जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सीख नहीं रहा बढ़िया से, तो क्या करना चाहिए बताओ। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए ये बताना है। शिक्षण विधि बदलते, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे। इफ स्टूडेंट्स डू नॉट सीम इंटरेस्ट इन द लेसन, द टीचर शुड चेंज द टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है मेक द लेसन इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग ऑडियो वीडियो एड्स, लीव द क्लास, स्टार्ट सम अदर वर्क इन द क्लास। बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चा, अगर किसी भी टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चे जो है वो उसके क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको क्या करना है, उसको भाई अपनी शिक्षण विधि बदलनी नहीं, ठीक है। पढ़ाने का तरीका जो है वो उसको बदलना पड़ेगा। चेंज द टीचिंग मेथड, अपना मेथड बदल दे, ठीक है। बच्चों के अकॉर्डिंग कोई मेथड सेलेक्ट करे, अगर उसको बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो आप अपना मेथड बदलोगे, ठीक है। आप ऐसे मेथड को चूज करोगे जो इसमें बच्चा इंटरेस्ट है, बच्चा सीखे, बच्चे के लिए वो मेथड जो है वो बेनिफिशियल साबित हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे भाई। आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ गया, ठीक है, कोई भी टीचर है और उसकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ गया जो बिना मतलब की बातें पूछता है, ठीक है, जो क्लास से कोई रिलेटेड नहीं, जिसका स्टडी से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसी बातें जो है वो बच्चा पूछ रहा है, तो आप शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे शिक्षक के तौर पर, क्योंकि आप भी होने वाले शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं आप, तो आप शिक्षक के दृष्टिकोण से बताएंगे कि आप क्या करेंगे उसमें। अ चाइल्ड इन योर क्लास आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चन एवरी डे टू ट्रबल यू, व्हाट विल यू डू। कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, स्कोल्ड हिम, टॉक टू हिम, कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स। पहली बात तो ये है, हम बच्चे को, जैसे आप कुछ टीचर के, मतलब जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चों के मन में आ रहे कि भाई मैं तो उसको ये करूंगा वो करूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते भाई, बच्चे को आप डांट मार नहीं सकते, ठीक है। अगर करते हुए ऐसा तो आप बहुत गलत कर रहे हो। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, एक छोटा सा बच्चे की आप प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पाएंगे, जरा जरा सी बातों को आप प्रधानाचार्य तक लेके जाएंगे, ये तो होने का नहीं। उसे डांटेंगे, डांटने से बच्चा समझ जाएगा क्या, डांटने से बच्चा समझ जाएगा क्या, नहीं। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे तो वो और चढ़ जाएगा कि भाई मैंने जरा सा क्या कर दिया कि इन्होंने मेरे पेरेंट्स से शिकायत कर दी, बच्चा और खुन्नस खा जाएगा और आपको चार बातें सुनाएगा और आपको चार बातें सुनाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन है। उससे बातचीत करेंगे, आप बातचीत करेंगे कि भाई आप समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को दिक्कत क्यों आ रही है, बच्चे को दिक्कत क्या आ रही है, आप ये समझने की कोशिश करेंगे। हेलो यशु, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि बच्चा अगर आपके साथ कोई भी मिसबिहेवियर कर रहा है या कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जो आप नहीं चाहते, ठीक है, जो आप नहीं चाहते कि वो करे। एक मिनट रुकना, चलिए बताइए। यहाँ पर बताओ करोगे क्या, उससे बातचीत करोगे। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी टीचर बनोगे आगे, तो पहले ये नहीं कि उसको थप्पड़ याद दो या उसको कुछ कर दो, कुछ भी नहीं आपको बच्चे को करना है। आप बच्चे से पूछोगे, जब बात करोगे, बात करने के उसके लहजे से पता चलेगा इसको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं, आपने बताना है। कुशल मुख्य अध्यापक, आदर्श अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, पुरस्कार और दंड। 1 2 4, 1 3, केवल 2, ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन एलिमेंट्स फॉर गुड
डिसिप्लिन, आपको बताना है गुड डिसिप्लिन के लिए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण है। कुशल मुख्याध्यापक, एक ऐसा अध्यापक होना चाहिए भाई जिसके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए एक स्कूल को मेंटेन करने की, ठीक है, कि वो एक स्कूल को, एक टीचर्स को मेंटेन करके चले, अपने साथ लेके चले। तो मुख्य अध्यापक जो रखा जाए वो कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट हेडमास्टर। स्कूल का स्वस्थ वातावरण, अच्छा एक बात बताइए, कोई भी बच्चा हो वो कैसे वातावरण में सीखता है, कोई भी बच्चा हो वो हेल्दी एटमॉस्फेयर में ही सीखता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है भाई, सेकंड वाला भी ठीक है। आदर्श अध्यापक, बच्चे के लिए अध्यापक का आदर्श होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एक अध्यापक अच्छा नहीं है तो भी दिक्कत, तो आइडियल टीचर भी ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये भी ऐसे फैक्टर है जो बच्चे का क्या करते हैं, बच्चे को अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे पुरस्कार पाने के लिए भी बहुत अनुशासित रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। कई बार दंड भी ऐसा कि उन्हें डर रहता है, उन्हें भय रहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं ये उत्पात मचाऊंगा तो भाई मेरे को तोड़ा जाएगा, ये करा जाएगा, मेरे को हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये चीजें सारे के सारे फैक्टर जो है इनमें करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आप सभी डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्या, और ज्ञान के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। अब बताओ, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, ऐसा क्या। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बच्चा एक बात ध्यान से सुन लो, एक टीचर का काम होता है बच्चे को स्वतंत्र वातावरण देना, ठीक है, बच्चे को स्वतंत्र वातावरण देना, बच्चा अपने आप करके सीखे, बच्चे को बस गाइड करना, ठीक है। एक अच्छे टीचर का काम यही होता है। वहां पर हम, एक टीचर का काम ये नहीं होता है कि वो अपने आप को दिखाए कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हमें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं, ऐसा है क्या, बताओ ऐसा है क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल, आपको लगता है ऐसा, बताओ। यशु ने दिया है 4 का ए, बच्चा 4 का ए आपने दिया है, क्या आपको सही लग रहा है, आपको सही लग रहा है ए वाला ऑप्शन, बताओ ए वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बच्चा फिर से देखना, और ये क्वेश्चन जहां तक मैंने पहले भी करवाया था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, यशु पहले भी करवाया था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, बच्चा आपने देखा नहीं। ध्यान रखना है, एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक को जब शिक्षार्थी, जब बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर रहा हो तो उसको बीच में टोकना नहीं चाहिए। संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो तुरंत उसे ठीक नहीं करना चाहिए कि आप, अरे आपने यहाँ पर ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं ऐसे बोलना था। पहले उसके विचारों को प्रॉपर सुन लेना चाहिए कि उसके विचार सही है नहीं है, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं। क्योंकि अगर हम बच्चे को टोकने लगते हैं तो कई दफा ऐसा होता है बच्चा कि बच्चे जो है वो फिर हेजिटेशन में आ जाते हैं, वो हेजिटेट होने लगते हैं कि अरे कहने ही नहीं है, ये तो बीच में टोक देंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उन्हें इंसल्ट फील हो जाती है, तो वो अपने विचारों को फिर प्रकट ही नहीं करते, प्रकट ही नहीं करते। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक अच्छा शिक्षक जो होगा वो पहले बच्चे का पूरा सुनेगा कि भाई क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, बीच में नहीं टोकने लगेगा। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, देखो गलती हमने आपको बताया, गलती करना ये साइन होता है सीखने का, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि बार बार गलती करते रहो, बार बार गलती करते रहते हो तो फिर गुनाह हो जाता है, डायलॉग सुना होगा आप सभी ने। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर, अरे भाई जब बच्चा कुछ सीख रहा है तो वो गलती करेगा ही करेगा, त्रुटि करेगा ही करेगा, ये नॉर्मल बात है। इसे भयंकर भूल के रूप में नहीं लेना चाहिए और हर भूल के लिए या हर गलती के लिए उन्हें एक बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं सुनाना है कि भैया ऐसा कैसा कर दिया, तो ये भी गलत है। सिर्फ डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का चयन करें। सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधि है क्या, विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक क्या है, यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है, ऐसा क्या, बताओ सही है क्या। यहाँ पे अमनराज वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ, और रेलवे के नए बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, तो सभी लोग जो है वो बैच
जो है वो ले सकते हैं। और उन्होंने करना क्या है, और एसजीआई कंपटीशन क्लासेस का ऐप जो है वो जरूर से जरूर डाउनलोड करें। वेरी गुड इवनिंग बच्चा। अब बताओ, अब अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में बात की गई है। सूचना प्रदान करने की ये एक कुशल विधि है। इट इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन। क्या ये सही है? नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर इन्होंने कि भाई विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने का ये एक प्रभाव आपसे बोला गया है, वर्णन है। क्या ये सही है? जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहां पर? जल्दी से बताएं बच्चे। यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, सूचना प्रदान करने की ये कुशल विधि है। जाहिर सी बात है, जब हमें सूचना प्रदान करनी होती है, हमें बच्चों को कुछ बताना होता है, तो हम क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन मेथड ये तो यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। विद्यार्थियों को बिल्कुल ये भी तो सही है बच्चा। सिर्फ ए वाला क्यों? बी वाले में क्या दिक्कत है? इट इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। जाहिर सी बात है, हम बच्चे को क्रिटिकली थिंकिंग के लिए क्या करते हैं? मोटिवेट भी तो कर रहे हैं व्याख्यान विधि से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी दोनों होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, एक बालक अधिक सीखता है, एक बच्चा जो है वो अधिक सीखता है। कैसे? यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए। अगर उसे बुक से पढ़ाओगे तो वो ज्यादा सीखेगा। क्या? कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अ चाइल्ड लर्न्स मोर इफ ही इज टॉट थ्रू अ टेक्स्ट बुक, थ्रू अ कंप्यूटर, थ्रू अ लेक्चर मेथड, थ्रू एन एक्शन मेथड। किस मेथड से बच्चा जो है वो ज्यादा सीखता है, यहां पर आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्दी से बताओ बच्चा। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको बताया, बच्चा अगर कोई काम करता है तो वो उसके दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है, दिमाग में उसकी ज्यादा देर तक रहता है, उसकी मेमोरी में वो चीज जो है वो स्टोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है? उसको एक्शन मेथड से सीखा है। तो क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो बच्चा ज्यादा दिनों तक उसके दिमाग में रहेगा, बच्चा सीखेगा भी ज्यादा। ठीक है, करके सीखना बेस्ट विधि है, करके सीखना बेस्ट विधि है सीखने की, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान बताओ। फ्रोबेल ने एक विधि भी दी थी, अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा। फ्रोबेल्स मेन कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग डेवलपमेंट इन एजुकेशन इज कमर्शियल स्कूल, किंडरगार्टन, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल। किस स्कूल के बारे में किंडरगार्टन ने बात की है? किस स्कूल के बारे में किंडरगार्टन ने बात की है? जल्दी से बताएं। फटाफट से बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अरे जैसे हम कहते नहीं, आलोचना करना, आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी समझोगे। ठीक है, 6 का ए। यहां पर ध्यान, और वाणिज्यिक शिक्षा बिल्कुल नहीं। फ्रोबेल, फ्रोबेल ने किसका दिया? किस विधि का प्रतिपादन किया है इन्होंने? फ्रोबेल ने किंडरगार्टन के बारे में बताया था, जिसे हम केजी कहते हो, केजी किंडरगार्टन। तो ये किंडरगार्टन जिसे क्या कहा जाता है? फूलों का बगीचा। क्योंकि इन्होंने, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का वर्णन किया था, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का वर्णन किया था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान देंगे कौन सा? बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेशन को सभी के सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की हम बात करें, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास। बताओ किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का, या लेटिन स्कूल का? फ्रोबेल्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ किंडरगार्टन। अभी के अभी हमने पढ़ा था, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर बच्चा आपका सी वाला ऑप्शन होगा। Organization setup of the school influences learning of a student. This factor belongs to which category? स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। यह पहलू किस श्रेणी से संबंधित है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्रियात्मक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोविज्ञान।
मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक, या अदर फैक्टर, अन्य कारक, कौन सा कारक जो है वो जिम्मेदार है, यहाँ पर आपको ये बताना है। कौन सा कारक जिम्मेदार है, यहाँ पर आपको ये बताना है। बताओ कौन सा कारक यहाँ पर जिम्मेदार लग रहा है आपको, जल्दी से बताओगे। बताओ कौन सा कारक जो है वो यहाँ पर जिम्मेदार है, कौन सा कारक जिम्मेदार है बच्चा। यहां पर अगर हम बात करें बच्चा, ध्यान से देखो, स्कूल इन्फ्लुएंसेस लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, तो स्कूल जाते हो, स्कूल एक प्रकार का क्या है, समाज है या नहीं, स्कूल एक प्रकार का समाज होता है या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सामाजिक कारक है। ये क्या है, सामाजिक कारक है, जिसे हम कहेंगे सोशल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो संगठनात्मक, स्कूल की संगठनात्मक जो स्थापना है वो क्या है, छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। और यह पहलू किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जाहिर सी बात है ये सामाजिक कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर आरटीआई, राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, आरटीई राइट टू एजुकेशन, आई नहीं सॉरी ई है, राइट टू एजुकेशन, 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे कितने, मतलब शिक्षक जो है एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करेगा, यहां पर ये बताना है। जल्दी से बताओगे। अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009 द वर्किंग आवर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी के सभी बताएंगे, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009 द वर्किंग आवर्स फॉर वीक फॉर अ टीचर आर 40, 42, 45, 48, कितने आवर के लिए काम करेगा, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां पर हम बात करें 40, 42, 45, 48, ना ना, यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009 द वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर आर 45, ठीक है, 45 आवर्स वर्क करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको सभी के सभी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक शिक्षक जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है, बताओ। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, यह सबसे महत्वपूर्ण है क्या शिक्षक के लिए। दूसरा है कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो टीचर के लिए क्या है, ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए। अच्छा, एक जो टीचर होता है उसका सबसे जरूरी काम क्या है, आप भी आने वाले समय में टीचर की पढ़ाई करना है तो टीचर बनेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या होता है, बताओ। तनख्वाह उठाना, कि गवर्नमेंट जॉब लगे बस तनख्वाह आए, वो तो आएगी लेकिन वो अलग की बात है, वो कहीं कहना मत, वो राज की बात है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये होता है बच्चा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। कि शिक्षक जो है वही अच्छा शिक्षक माना जाता है जिसका शिक्षण विधि जो है, जिसके शिक्षण विधि बच्चे को समझ में आए और वो क्या करे, वो बच्चों के हर तरह की कठिनाइयों को दूर करे। अब कठिनाइयां आप अपनी मत लेके बैठ जाना, जैसे आपकी तो कठिनाइयां अलग लेवल की रहेंगी ना सबकी, कि मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया, वो वाली नहीं, पढ़ने से संबंधित सभी प्रकार की कठिनाइयां एक शिक्षक को दूर करनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, एक अच्छे अध्यापक के बारे में बात की गई है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देता है, बताओ। प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा, सहयोग की भावना को, तटस्थता की भावना को, या प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देता है। अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देता है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे बच्चे। यहाँ पर ध्यान देखें, एक गुड टीचर प्रमोट्स अमंग स्टूडेंट द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन, द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, द स्पिरिट ऑफ राइवलरी, द स्पिरिट ऑफ न्यूट्रलिटी। यहाँ पर ध्यान रखना, एक अच्छा अध्यापक हमेशा विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ाता है, कि भाई दूसरे अगर किसी को नीड है, अगर किसी को सहयोग की आवश्यकता है तो आप उसको सहयोग करो, ठीक है, आप उसको सहयोग करो। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, सहयोग की भावना को क्या करता है, प्रमोट करता है। द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, ए गुड टीचर प्रमोट्स अमंग स्टूडेंट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ना ना बच्चा, 11 का बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, 11 का बी। प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाता तो है लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सहयोग की भावना को बढ़ाता है, ठीक है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, आप अध्यापक की दृष्टि से सोचेंगे, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है,
कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। अध्यापक हो आप तो अध्यापक के दृष्टि से, अध्यापक के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोचते हैं इन चारों ऑप्शंस में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब ये मत समझ के सोच के बैठ जाना कि हम तो ये वाला लगा देंगे कि बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं या कुछ ही बच्चे सीख सकते हैं। बच्चा, एक टीचर को हमेशा दिमाग में लेके चलना चाहिए कि हर बच्चा सीख सकता है। कोई कम समय में सीखेगा, कोई ज्यादा समय में सीखेगा, कोई जल्दी सीखेगा, कोई देर में सीखेगा, कोई किसी भी मेथड से सीखेगा, लेकिन क्या है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। टीचर को पॉजिटिव रहना चाहिए, टीचर को पेशेंस होने चाहिए टीचर में, और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? एवरी चिल्ड्रन कैन लर्न इज बेस्ट इन द व्यू ऑफ अ टीचर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की भूमिका क्या है? जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो आपकी आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द रोल ऑफ अ टीचर इज, टीचर का रोल क्या है बताओ? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की रोल है, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने का, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने के, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने का। एक टीचर का काम क्या है बताओ? जल्दी ध्यान से पढ़ो और बताओ बच्चे के लिए टीचर का काम है क्या? टीचर का काम आपको क्या लगता है यहां पर आपको ये बताना। तो सभी बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो, टीचर का काम सिर्फ गणित, हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी ये सब्जेक्ट ही पढ़ाना नहीं होता है टीचर का काम। ठीक है, टीचर का काम सिर्फ यही काम नहीं होता है। दूसरा, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देना, गिविंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को गिविंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होता है, लेकिन सिर्फ यही देना, सिर्फ इसकी भूमिका निभाता है शिक्षक? नहीं। बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की भूमिका निभाता है शिक्षक? नहीं। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, कि बच्चे को क्या करना चाहिए? एक गुड फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए एक अच्छे फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए टीचर को, ताकि बच्चा एकदम परफेक्ट बन जाए। ठीक है, बच्चा एकदम सीख के माने। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। द बेस्ट मेथड ऑफ इम्पार्टिंग वैल्यूज एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, पनिशिंग दोज हु डू नॉट फॉलो द वैल्यूज, इंस्टिलिंग वैल्यूज इज द बिहेवियर ऑफ द टीचर। दूसरा है आपका ऑल ऑफ द अबव। बताओ आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है? अमरदीप, यशु, जल्दी से बताओगे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपके अकॉर्डिंग कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि जो है वो ये होती है कि बच्चा जो है वो अपने टीचर को बहुत फॉलो करता है, आइडियल मानता है, बच्चा अपने टीचर को बहुत फॉलो करता है। तो अगर टीचर एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होगा बच्चों के सामने, तो ये सबसे बेस्ट तरीका, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, इंस्टिलिंग वैल्यूज इन द बिहेवियर ऑफ द टीचर इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका जो ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए, शर्म मत करो इतना। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने ये कहा कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार में क्या करते हैं? अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। स्किनर, पैवलोव, युंग या पियाजे believes that children are active knowledge builders and little scientists who create their own theories about the world। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे किसने ये बोला है, किसने ये बोला है कि भाई बच्चे जो है वो अपने सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है, अपना खुद ही समझ लेंगे कि क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, 15 का डी। प्याजे सही दे रहे हो क्या? सही दे रहे हो? बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा ये ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि ये स्टेटमेंट जो है किसका है, तो ये प्याजे का स्टेटमेंट है। और प्याजे ने एक और क्या दिया है?
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो पियाजे ने दिया है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हमेशा याद रखिएगा। वहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तो हो गया आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया, जल्दी से बताओ। हाँ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये शो बिल्कुल करेक्ट है। सीटेट में पूछा गया था। हाँ अमरदीप, वही मैं बता रही, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। चिल्ड्रन क्रिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूट टू पैवलोव, कोलबर्ग, स्किनर या आपका पियाजे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताओ। बच्चा अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ जो है वो स्वयं बना लेगा, अपनी समझ जो है वो स्वयं बना लेगा, उसे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो अभी हमने पढ़ा वही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भाई पियाजे ने ही ये भी बोला, पियाजे ने ही यही बोला, पियाजे ने बोला सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपनी क्या बोला, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो सेम ही तो बात पूछी गई, कुछ अलग पूछा गया, बस उस बातों को क्या किया गया, भाषा बदल दी गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तो पियाजे आएगा। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है, अभिप्रेरणा, सांस्कृतिक उपकरण, संतुलीकरण या गुणारोपण। लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इन द लर्निंग प्रोसेस। बताओ, मोटिवेशन का, कल्चरल टूल्स का, इक्विवलेशन का या एट्रीब्यूशन का, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, किसको ज्यादा बल देता है। लेव वाइगोत्स्की का जो रूल है वो किसको ज्यादा बल देता है, यहां पर ये बताइए। सी। यहां पर हम बात करें अभिप्रेरणा के बारे में, नहीं नहीं नहीं, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सांस्कृतिक उपकरणों का। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है वो सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से जल्दी सीखता है, ठीक है, सांस्कृतिक उपकरणों के मध्य रहकर जल्दी सीखता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना है क्या, बताओ। ड्यूरिंग एन एक्टिविटी seeing students struggling, a teacher decides to provide the children with cues, मतलब क्यूज देंगे। जैसे हम लोग नहीं, बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, तो वहीं पर क्यों देगी। एंड हिंट सच एज व्हाट, व्हाई, हाउ, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी दिस प्लान ऑफ द टीचर, जो टीचर का ये प्लान है ये किस थ्योरी के अंतर्गत आएगा, लेकिन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। यहां पर करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है। आपने एक शब्द पढ़ा होगा स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधारभूत संरचना। कई बार तो ये शब्द पूछा गया है कि स्कैफोल्डिंग शब्द जो है वो किसने दिया, तो ये शब्द किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। और इसका आधारभूत संरचना, इसके अनुसार क्या होता है, पाड़ बनाना, किसी चीज के लिए स्टेप तैयार करना, किसी चीज के लिए स्टेप तैयार करना, उसको कहते हैं, ठीक है, स्कैफोल्डिंग, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना इसके हिंदी में कहते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें, ये डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट है। टीचर जो हेल्प कर रही है बच्चे की, तो ये क्या कर रही है, स्टेप बता रही है ना। सबसे पहले क्या है ये, यही तो कि ये क्या है, फिर दूसरा क्यों है, कैसे है, तो ये क्या है, पाड़ बना रही है, आधारभूत संरचना तैयार करवा रही है बच्चों को। तो यहां पर ये लेव वाइगोत्स्की का किसके अंतर्गत आएगा, डी वाले ऑप्शन के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 101 नंबर है सीटेट में, वेरी गुड बच्चा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसका निहितार्थ क्या है, बताओ। वाइगोत्स्की थ्योरी इंप्लाइज प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ऐसा क्या, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, बच्चे की सहायता ना करना, यह सही बात है क्या।
बच्चे उन बच्चों के संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें बिल्कुल भी कोई त्रुटि नहीं है, जल्दी से बताएंगे। अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें, देखो हर मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना थ्योरम दिया है, अपना अपना मेथड बताया, लेकिन अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें तो क्योंकि इन्होंने, इनका जो थ्योरम है वो किस पर रिलेटेड है, सांस्कृतिक उपकरण पर रिलेटेड है, सामाजिक उपकरण पर रिलेटेड है, तो इनके अनुसार कौन सा सही होगा कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द, ये क्या है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट देखो, ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की 6 घंटे की लगातार मैराथन जो है वो आपकी होने वाली है 2 फेब को। 2 फेब को सुशांत सर आपकी 6 घंटे की मैराथन होगी, जो कि सुबह स्टार्ट होगी 9 बजे से। और आई होप जो भी बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं साइंस का, या सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे। कल रोहित सर की जीके जीएस की मैराथन थी, सारी मैराथन जो है वो हो चुकी है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक अध्यापिका को दिए गए किसी भी क्रियाकलाप को, कि बच्चे को कोई क्रियाकलाप दिया गया है तो क्या करना चाहिए, छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, इसलिए करना चाहिए। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। अधिगम तभी हो सकता है जब हम पहले त्रुटियों में शोधन कर सके, त्रुटियों में सुधार कर सके, तब जाके हम कुछ सीखेंगे। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या इसलिए भाई वो कर रही है टीचर ताकि वो दंड की मात्रा निर्धारित कर सके कि किसको कितना पनिश किया जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, या फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आपको ये बताना है। बच्चे यहाँ पर एक बात सीधे से समझ लो, जब बच्चे की त्रुटियां देखोगे तभी तो आप उनमें सुधार करोगे। जब बच्चों की आपको त्रुटियां पता चलेंगी तभी तो आप उन त्रुटियों को सुधारेंगे। बच्चे में सुधार कब होगा? तभी होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया, टीचर को पढ़ाने में आसानी होगी उसके बाद कि भाई कहां पर बच्चा गलती कर रहा है, इसको किस मेथड से समझाया जाए, कि इसको कैसे समझाया जाए कि ये गलतियां बच्चा ना करे, और बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण होगा। बच्चा सीखेगा अच्छे से, ठीक है, गलतियों को नहीं करेगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या हैं? शिक्षार्थी जो गलती करता है, जो त्रुटि करता है, वो क्या होती है? बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय लर्नर, लर्नर जो सीखता है और जो गलतियां करता है उनको हमें किस रूप में लेना चाहिए, जल्दी से बताओ। देखो पहली बात तो ये है, ये क्या है, ये किस ओर इशारा करने हैं बच्चे की गलतियां? कठोरता से निपटाई जानी चाहिए? नहीं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए? नहीं। बच्चों को कमजोर ना, यहां पर बी वाला ऑप्शन लगाइए। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक होते हैं। जो बच्चा गलती करता है, ठीक है, ये जो बच्चे नंबर कम लाते हैं, उसमें ये टीचर की हार होती है, ये टीचर की हार होती है कि भाई किस ढंग से पढ़ाया गया है। बच्चा नहीं, बच्चे को दिक्कत नहीं, बच्चा नहीं सीखा क्योंकि टीचर की गलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? बी वाला ऑप्शन। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां करती हैं की ओर संकेत, पाया जो शिक्षार्थी है उनकी त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं, बताओ। एरर्स that learners often make point out to be how they learn, socio-economic status of the learners, need for mechanical practice, absence of learning। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, आपको ये बताना है, जल्दी से बताओ। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। सीखना में जो त्रुटियां होती हैं वो किस ओर संकेत करती हैं कि बच्चा सीख जो है वो सही से क्यों नहीं रहा, ये क्या गलती हो रही है, बताओ क्या गलती हो रही है यहाँ पर, ये ऑप्शन आपको बताना है। देखो बच्चा शिक्षार्थियों की त्रुटियां करती हैं, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर इशारा करती हैं? त्रुटियां इस ओर इशारा करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं, वे किस तरीके से सीख रहे हैं कि जो इतनी गलतियां हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन आएगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की बात करें, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिवानी एक प्रश्न पूछती है, बच्चा जो
शिक्षक जो है उसके प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता भाई? शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, टीचर को चाहिए कि भाई बैठ जा चुपचाप मत बोल, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ताकि दोबारा फिर बच्चा पूछेगा ही नहीं कि गलती, मतलब हमें पूछना भी चाहिए। वो कहेगा अरे बताते तो है नहीं, क्या मतलब है, मतलब कोई फायदा नहीं है इनसे पूछने का। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि बच्चे जो है वो उनका ध्यान बता दे कि भाई ठीक है। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ ऐसा पूछ लिया जो टीचर को नहीं आ रहा है, क्योंकि हम गूगल नहीं है, हो सकता है हमारे दिमाग से भी चीजें स्किप होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हमारे दिमाग में नहीं आया, तो ये नहीं है कि हम उस चीज को इग्नोर कर दें, ठीक है, ये नहीं है कि हम उस चीज के लिए आपको डांट दें कि अरे भाई क्यों पूछ लिया। हाँ, ये है कि अगर मुझे अभी नहीं याद आए, जब याद आए तो मैं उस चीज को आपको बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बताओ कैसे हद है, मतलब लाइक और शेयर भी नहीं करते हो, जैसे लग रहा मतलब इसमें भी शर्म आ रही है। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका अहम होती है? बताओ जल्दी से। उद्दीपन की तीव्रता पर, उद्दीपन की उपादेयता पर, उद्दीपन की विश्वसनीयता पर, उद्दीपन की सक्रियता पर। प्लेज अ मेजर रोल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन। भाई कौन है? इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, यूजफुलनेस ऑफ द स्टिमुलस, या आपसे पूछा गया है कि क्रेडिबिलिटी, ठीक है, या एक्टिवेशन। ध्यान रखिएगा, उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी बच्चा क्या करेगा? ये की प्रमुख भूमिका होगी उसको आकर्षित करने की, ठीक है। उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी बच्चे का ध्यान आकर्षित करने की ये सबसे बढ़िया है, ठीक है, सबसे बढ़िया भूमिका निभाता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा को अनुशासित बनाए रखने के लिए सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल दो। जो बच्चे अनुशासनहीन हैं उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दोगे, ये क्या बेस्ट मेथड है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। काय को कि अनुशासनहीन जो बच्चे हैं उन्हें विशिष्ट सुविधाएं क्यों प्रदान करना है? बताओ क्यों प्रदान करना है? नहीं प्रदान करना भाई। प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज टू अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, ना ना। इन्फॉर्म द पेरेंट्स टू द ऑफ द स्टूडेंट, नहीं, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को जब हम इन्फॉर्म करते हैं तो बच्चे और चिड़चिड़ाते हैं कि अरे मैम तो हर एक छोटी छोटी बात जो है वो हमारे पेरेंट्स को बता देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो फिर कूटते हैं ना, पेरेंट्स तो फिर कूटेंगे और फिर कूटने का खुन्नस किस पे निकलेगी बच्चे की कि अरे यार टीचर ने बता दिया, बेकार की टीचर है, कैसी टीचर है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। आप शिक्षण के तरीके को बदलो ना कि बच्चे को इंटरेस्ट आए, बच्चा पढ़े, ठीक है। मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल, उनको क्या करवाओ? एक्टिविटीज करवाओ, प्रैक्टिकल करवाओ, हर चीज का वो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। अनुशासनहीनता, जब बच्चा कहीं ना कहीं एंगेज रहेगा तो वो अनुशासनहीनता कब दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? बी वाला ऑप्शन। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से कौन सा संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टीचिंग स्किल्स? राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉल्विंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द अबव। शिक्षण कुशलता से कौन सा संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है? शिक्षण कुशलता से कौन सा संबंधित है? एक मिनट रुको, मैं पानी पी लूं। जल्दी से बताओगे, फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है? राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉल्विंग क्वेश्चंस, ऑल ऑफ सारे के सारे करेक्ट हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपके सभी करेक्ट हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी के सभी क्या है?
शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ठीक है, शिक्षण कुशलता से संबंधित है। बहुत बढ़िया। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जो प्रोजेक्ट विधि है, जो अच्छा प्रोजेक्ट विधि किसने दी? सीखने की सिखाने की बहुत सारी विधियां हैं, तो आप बताओ प्रोजेक्ट विधि जो है वो किसने दी? यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था कहां से कहां तक होती है जरा बताओ? बाल्यावस्था तो 6 से 12 के बीच होगी। पूर्व बाल्यावस्था की बात की जाए तो ये तो 3 से 6 मान लो, या 4 से 6 पूर्व बाल्यावस्था। किशोरावस्था आपकी 13 से मान लो 18। उपरोक्त सभी है क्या? तो सीखने की प्रोजेक्ट विद किस अवस्था के लिए? प्रोजेक्ट विद किलपैट्रिक ने दी। प्रोजेक्ट विद किसने दी? प्रोजेक्ट विद किसने दी? तो किलपैट्रिक ने दी, ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट विद किसने दी है? जल्दी से बताओ। प्रोजेक्ट विद किसने दी? बच्चा याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विद की बात की जाए तीनों अवस्थाओं में ये महत्वपूर्ण है, चाहे बाल्यावस्था, क्योंकि प्रोजेक्ट विद जैसे जब बच्चा छोटा होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, जब वो प्ले ग्रुप में पढ़ने जाता है, प्ले ग्रुप में पढ़ना चाहता है, प्ले स्कूल में जब हम कहते हैं प्ले स्कूल में पढ़ने जाता है, तो भी तो बच्चे के लिए ये प्रोजेक्ट विद इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चे को कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, मतलब ऐसा भारी विज्ञान का प्रोजेक्ट और वैसे प्रोजेक्ट नहीं दिए जाते बच्चे को, कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट कि बच्चे को साथ में मिलकर खड़े होना है, बॉल पकड़ना है, कोई ग्रुप में एक्टिविटी दे दी जाती तो वो उनके लिए प्रोजेक्ट ही है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में भी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट विद, किशोरावस्था में भी महत्वपूर्ण। तो ये तो उपरोक्त सभी प्रोजेक्ट विद जो है वो लगभग सभी अवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। राम राम जी। खेल शिक्षण विद के प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ प्ले टीचिंग मेथड? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ प्ले टीचिंग मेथड? जल्दी से बताओगे। सोक्रेट्स, फ्रोबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु? जल्दी से बताओगे। सुकरात ने दी, फ्रोबेल ने दी, या किलपैट्रिक ने दी? किलपैट्रिक ने कौन सी दी? किलपैट्रिक ने तो प्रोजेक्ट मेथड दिया। किलपैट्रिक ने कौन? वेरी गुड इवनिंग। किलपैट्रिक ने तो प्रोजेक्ट मेथड दिया, अभी के अभी बताया। किलपैट्रिक ने कौन सा दिया? प्रोजेक्ट मेथड, जिसे हम परियोजना विधि भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परियोजना विधि भी कहा जाता है। अब बताओ कि ये किसने दी? खेल शिक्षण विधि। बताओ। अरे बेटा, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया, अभी बताया। तो फ्रोबेल ने दी किंडरगार्टन प्ले टीचिंग मेथड। किसने दिया? प्ले टीचिंग मेथड किसने दिया? तो ये किंडरगार्टन, फ्रोबेल। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने दिया? बताओ। ये शिक्षण विधियां हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं, जल्दी से बताएं। राधे राधे, जय हिंद, क्या हाल है? फ्रोबेल डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने तो प्ले स्कूल वाला, जिसे हम कहते हैं किंडरगार्टन, का विकास किया। यहां पर बताओ डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने किसका किया? प्रोजेक्ट मेथड का। मिस हेलन पार्क हास्ट डाल्टन विधि का, डाल्टन विधि, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? अब इसमें आधे बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखा होता है, वो क्या कहते हैं? डाल्टन शिक्षण विधि डाल्टन ने दी हुई। अरे भाई नहीं ऐसा होता। डाल्टन शिक्षण विधि जो है मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। किसने? मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि के बारे में बात की थी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? अब ये अगर आप ना बता पाओ तो मतलब क्या ही करा जाएगा भाई, क्योंकि 50 बार बताई गई आगमन विधि और निगमन विधि। निगमन विधि, आगमन विधि, अंतरदर्शन, वही दर्शन। एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, रेगुलेशन आर द स्टेप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? डिडक्टिव, इंडक्टिव, इंट्रो, आपको पूछा गया इंट्रोस्पेक्शन मेथड या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। पहली बात तो अंतःदर्शन विधि, वही दर्शन विधि, ना ना ये दोनों तो नहीं है। अब निगमन विधि, तो निगमन विधि तो नियम से स्टार्ट होती है, इसमें तो पहले नियम बताया जाता है, इसमें तो पहले नियम बताया जाता है, तो यहां पर पहले उदाहरण बताया जा रहा है, तो यहां पर ये आगमन विधि है, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड है। ये कौन सा मेथड है? ये इंडक्टिव मेथड है। यहां पर कौन सा आपका करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? द बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी इज मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड किसने दिया है? मारिया मॉन्टेसरी ने। खेल विधि, फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन विधि, या ये सभी? तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? मतलब
एक से लेके जो 6 साल का बच्चा है उसके लिए सबसे बढ़िया विधि क्या है? ये सारी की सारी अच्छी है, मॉन्टेसरी विधि भी, खेल विधि भी, किंडरगार्टन भी, ये सभी की तो हम लगाएंगे। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, सभी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्योंकि बच्चा ये सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। अगर आपने टीचिंग एग्जाम्स के इससे पहले एग्जाम नहीं दिए हैं तो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा एग्जाम्पल कर रहा है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। कक्षा में शिक्षक का कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि अनुशासन को मेंटेन रखे। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। एक शिक्षक को यह चाहिए कि जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है बस उसी का पालन करे। पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, या आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक अच्छे शिक्षक की पहचान जो है वो इनमें से क्या हो सकती है? जल्दी से बताओगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बच्चा देखो, ये तो सभी शिक्षकों में बात होती है, ये तो सभी शिक्षकों को फॉलो करना ही होता है, क्योंकि अगर नहीं फॉलो करोगे तो प्रिंसिपल 4 बातें तो सुनाएगा, ये हमारी ड्यूटी है। यह तो यहाँ पर कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये नहीं है, सब शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर बच्चा क्या करेगा? बच्चा इंटरेस्ट लेगा, बच्चे को कोई डर नहीं लगेगा। बच्चे को अगर नहीं आ रहा है तो भाई वो टीचर को खाली समय में देखेगा और जाएगा और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगेगा। अब समस्या का समाधान वैसा वाला नहीं, मतलब उसे कोई चीज अगर समझ नहीं आई है तो वो पूछेगा जाके कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये डी वाला जो है वो बेहतर है, सबसे बेहतर इसमें यही। बाकी ये तो 3 कॉमन है, ये तो 3 नॉर्मल सी बातें हैं जो हर टीचर को फॉलो करनी ही करनी है, चाहे मन से करो चाहे ना करो। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब आपसे अभी शिक्षक के बारे में बात की गई थी, अब बात की जा रही है कि पाठ्य पुस्तक की भूमिका के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऐसा क्या? वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्यापन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम के रूप में कार्य करते हैं। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? Which of the following best describe the role of textbook in the classroom? They are one of the resources and reference material available in the classroom. They maintain uniformity in learning in a state or nation. They provide guidance to teachers and parents regarding the course of study. They form the most essential learning resource in a resource poor context. यहां पर ध्यान दोगे बच्चा, कौन सा पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि क्या है? ये कक्षा में उपलब्ध संसाधन है कि कुछ हो या ना हो कक्षा में, ठीक है, कुछ हो या ना हो कक्षा में बच्चों के पास, लेकिन बुक्स तो होंगी ना, बुक्स तो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है, रेफरेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लासरूम, ये बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए अधिक उपयुक्त है? जल्दी से बताएंगे। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऐसा क्या? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए? शिक्षक कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। पूछा क्या गया? बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए Which of the following is most suitable to improve learning in children? लर्निंग को और इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी से बताओ। देखो, लर्निंग को और इंप्रूव करना है तो हमें क्या करना है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा। ऐसा नहीं है कि अगर हम लर्निंग को और सुधारना चाहते हैं तो हम मूल्यांकन करें, रोज परीक्षाएं कराएं, रोज परीक्षाएं कराएं, बच्चे इरिटेट होते हैं। ठीक है, ये तो नहीं। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों के उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। आप कितना भी विषय की व्याख्या कर लो, व्याख्या जब करते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बच्चा जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। बच्चा इनएक्टिव हो जाता है कि टीचर बोलता रहेगा, हम तो बैठे हैं, हम तो नहीं सुन रहे। ठीक है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है शिक्षण सामग्री होनी तो चाहिए लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस सारे नहीं हो पाते हैं, ये भी आपको पता होगा, तो ये भी गलत है।
शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बच्चों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे से बात करने के अवसर देने चाहिए ताकि वो क्या वास्तविक जीवन में पहुंच पाए, मतलब वास्तविक जीवन जी पाए। ठीक है, वो खुद इंगेज भी रहेंगे और सीखेंगे भी जल्दी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, जो क्या कर सकता है, बताओ। कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन control the class, give more information in less time, motivate students to learn, check assignments carefully। प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, क्या कर सकता है, कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। क्या है ये शिक्षक, ये अच्छे शिक्षक की निशानी है। वो क्या करेगा, गिव मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, बच्चे को मोटिवेट करेगा लर्न करने के लिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करेगा, अभिप्रेरित करना, सीखने के लिए बच्चे को अभिप्रेरित करना, ये बेस्ट ऑप्शन है। ये था आपका आज का क्लास। आई होप आप सभी को समझ में आया हो बढ़िया से। बाकी हम मिलते हैं कल के सेशन में। आपको करना क्या है, रेलवे ग्रुप डी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 84% के डिस्काउंट के साथ ये कोर्स मात्र 111 रुपए का था, तो आप इसको परचेज कर सकते थे और अपनी तैयारी हमारे एडुकेटर्स के साथ और भी बेहतर बना सकते हैं। कोर्स मात्र 199 रुपए का है अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो, SGICC। ठीक है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे एडुकेटर्स हैं, इनकी डेली क्लासेस होती हैं, आप इनकी क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद। सुधीर प्रजापति, एनसीएफ 2009 और एनईपी 2020, एनसीएफ ये कल पढ़ाया जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 जो है ये कल ही टॉपिक करवा दिया जाएगा। ओके।